नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज के इस नए शो डी कोड में आपका स्वागत है। आज हम 9 बजे की बजाय 9:30 बजे आपसे मिल रहे हैं, लेकिन हर रोज हमारे शो का टाइम 9 बजे ही रहने वाला है। तो सबसे पहले आज हम आपको उस सवाल का जवाब बताएंगे जो कोविड के बाद से आप सबके मन में अटका हुआ है, और वो सवाल ये है कि क्या देश में जवान लोगों को हो रहे हार्ट अटैक्स का संबंध कोविड की वैक्सीन से है। आईसीएमआर और एम्स जैसी संस्थाओं ने इस पर एक बहुत गंभीर अध्ययन किया है। आज हम आपको सबसे पहले यही बताएंगे कि ये स्टडी करने वाले जो डॉक्टर्स हैं और वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है। क्योंकि आपने भी देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में लगातार आपके पास ऐसे वीडियोस आते हैं, आपके सोशल मीडिया पर वीडियोस आते हैं जहां पर लोग बैठे बैठे हार्ट अटैक का शिकार होते हैं और मिनटों में उनकी जान चली जाती है। और कई लोग तो इतने युवा होते हैं कि हार्ट अटैक की उनकी उम्र भी नहीं होती। देखने में ये सारे लोग बिल्कुल फिट दिखते हैं, स्वस्थ दिखते हैं, और बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका काफ़ी समय से है कि क्या ये सब कोविड की वैक्सीन की वजह से हो रहा है। तो आज इसका पक्का जवाब हम आपको देने वाले हैं। इसके बाद हम आपको घाना लेकर चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, और आज आपको दिखाएंगे कि कहने को तो घाना अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, लेकिन घाना और भारत की दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है। घाना दो चीज़ों के लिए मशहूर है, एक चॉकलेट के लिए और दूसरा गोल्ड यानी सोने के लिए। आज हम आपके लिए 24 कैरेट गोल्ड वाली भारत और घाना की दोस्ती का विश्लेषण करेंगे, और आपको घाना के बारे में वो सारी दिलचस्प जानकारियां देंगे जो आज से पहले शायद आपको भी पता नहीं होंगी। और आखिर में आपको 90 वर्ष के तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की वो घोषणा दिखाएंगे जो उन्होंने अपने जन्मदिन से ठीक पहले की है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा ने घोषणा की है कि उनके उत्तराधिकारी के चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी, और अगला दलाई लामा कौन होगा इसका फैसला दलाई लामा की संस्था ही करेगी। तो अब अपने पहले विश्लेषण पर आते हैं। पिछले 3-4 वर्षों में आपने सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर ऐसी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें किसी भी व्यक्ति को कभी क्रिकेट खेलते हुए, डांस करते हुए, खाना खाते हुए, या फिर मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए, या बैठे बैठे ही अचानक से हार्ट अटैक आता है और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। कई लोग तो जिम में व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और तभी हार्ट अटैक आ जाता है। लगभग हर हफ्ते भारत के किसी न किसी हिस्से से आपको ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं। और जब लोग ये तस्वीरें देखते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं, तो एक ही सवाल पूछते हैं कि अचानक से आए इन हार्ट अटैक्स का कारण क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि इस तरह के हार्ट अटैक्स के लिए कोविड की वैक्सीन जिम्मेदार है, और कहने को तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस तरह के वीडियोस कोविड के बाद से ही आने शुरू हुए हैं। तो पिछले 3-4 वर्षों से ये सवाल एक यक्ष प्रश्न बन चुका है कि क्या हार्ट अटैक के मामले कोविड की वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं। लेकिन अब इस यक्ष प्रश्न का एक सटीक उत्तर भारत के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है। कोविड के बाद अचानक हो रही इन मौतों पर 2 स्टडीज की गई हैं, जिनमें यह पाया गया कि कोविड-19 की वैक्सीन और अचानक होने वाली इस तरह की मृत्यु के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि हार्ट अटैक से अचानक मौत के लिए आपके खाने पीने की आदतें, जीवन शैली यानी आपका लाइफस्टाइल, और शरीर में मौजूद पुरानी बीमारियां जिम्मेदार हैं। तो पहले तो यह जान लीजिए कि जो 2 स्टडीज की गई हैं उन्हें किसने किया है। यह स्टडी की गई है आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, और एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने यह अध्ययन किया है। ये तीनों ही हमारे देश की बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, इसलिए इनकी स्टडी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। आप इस स्टडी पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। तो जो पहली स्टडी हुई उसमें यह पाया गया कि भारत में 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक से अचानक मौत के जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उनका कोविड-19 की वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। आईसीएमआर ने मई 2023 से अगस्त 2023 के बीच भारत के 19 राज्यों के 47 अस्पतालों पर एक स्टडी की।
ये वो अस्पताल हैं जहां अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2023 के बीच अचानक हार्ट अटैक से मरने वाले 18 से 45 वर्ष के लोगों को लाया गया था, यहां एडमिट किया गया था। इन अस्पतालों में उन लोगों का इलाज किया गया था और ये वो लोग थे जो पहले स्वस्थ थे, यानी जिन्हें पहले कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। इस स्टडी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि कोरोना की वैक्सीन और हार्ट अटैक से हुई मौतों के बीच कोई भी सीधा कनेक्शन नहीं है और कोविड-19 की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे अचानक होने वाली मौत का जोखिम नहीं बढ़ता। इस समय एक और दूसरी स्टडी भी चल रही है। दूसरी स्टडी में युवाओं में अचानक होने वाली मौतों के कारण का पता लगाया जा रहा है और यह स्टडी अब भी चल रही है। लेकिन इस स्टडी के जो शुरुआती निष्कर्ष सामने आए हैं उनके अनुसार दिल का दौरा लोगों में अचानक बढ़ रहे मौत के मामलों की एक बड़ी वजह है। आप इसे मेडिकल टर्म्स में जो बात कहते हैं वो आपके सामने है। इसको हम कहेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और इसकी वजह से लोगों में अचानक बढ़ रहे मौत के मामलों के लिए मोटे तौर पर यही जिम्मेदार है। इस स्टडी में ऐसे मामलों के लिए किसी नए कारण को जिम्मेदार नहीं पाया गया है और इस अध्ययन में भी यह पता चला कि अचानक आए हार्ट अटैक से हुई मौतों के लिए जेनेटिक म्यूटेशन, आपके खाने पीने की आदतें, आपका लाइफस्टाइल और पहले से चली आ रही बीमारियां ही जिम्मेदार हैं। और इन दोनों स्टडीज से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले। पहला, कोविड-19 वैक्सीनेशन का अचानक आए हार्ट अटैक से होने वाली मौत से कोई सीधा संबंध नहीं है और दूसरा, बढ़ते हार्ट अटैक की वजह आपकी जीवन शैली और पहले से मौजूद बीमारियां या स्थितियां हो सकती हैं और एक और बात भी हो सकती है, ये कोविड का एक साइड इफेक्ट हो सकता है। यानी जिन लोगों को कोविड हुआ है उनके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आए कोविड की वजह से जिसकी वजह से शरीर में इस प्रकार की स्थितियां बन गईं कि ऐसे हार्ट अटैक्स होने लगे। लेकिन इसके लिए वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन और स्वीडन में भी कोविड की वैक्सीन और हार्ट अटैक्स को लेकर अलग अलग स्टडीज हुई हैं जिसमें यही पाया गया कि बढ़ते हार्ट अटैक्स के लिए कोविड की वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है। कोविड जरूर जिम्मेदार हो सकता है लेकिन कोविड की वैक्सीन नहीं। सवाल यह है कि क्या कोविड से पहले हार्ट अटैक्स के मामले इसी तरह से नहीं बढ़ रहे थे? आपके मन में भी यह बात जरूर आएगी कि इस तरह के वीडियोस हम कोविड के बाद ज्यादा देख रहे हैं। क्या कोविड के बाद हार्ट अटैक्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 में 18,309 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई। अगले साल 2015 में 18,820 लोगों की मौत, यानी 2014 की तुलना में हार्ट अटैक से होने वाली मौत में 2.79% की वृद्धि हुई इस साल। फिर उसके अगले साल 2016 में 21,914 लोगों की मौत और वृद्धि दर था 16.44%। फिर 2017 में 23,246 लोगों की मौत हुई और वृद्धि है लगभग 6%। 2018 में 25,764 लोग हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई और इस बार वृद्धि है लगभग 11%। 2019 में 28,005 लोगों की मौत हुई और वृद्धि हुई है 8.70%। 2020 में देखिए, अब 2020 में कोविड आया है। 2020 में 28,579 लोगों की मौत हुई हार्ट अटैक से और वृद्धि है लगभग 2%। अगले साल 2021 में जब कोविड फैल चुका था, 28,413 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई और यह 2020 की तुलना में सिर्फ लगभग 0.5% कम रहा। 2022 में 32,457 लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई और ये 2021 की तुलना में लगभग 14.5% की वृद्धि है। यानी कोविड से पहले भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे थे धीरे धीरे, अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर 2022 तक, और इसमें कोई बहुत बड़ा जंप आपको नजर नहीं आएगा। ये एनसीआरबी के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। इन दोनों स्टडीज के बाद लोग बढ़ते हार्ट अटैक्स के मामलों को कोविड की वैक्सीन से अब जोड़ना बंद कर सकते हैं और इस पर होने वाली जो राजनीति है ये भी अब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि फिलहाल कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक्स पर जमकर राजनीति हमारे देश में हो रही है।
और आपको एक ताज़ा मामला बताते हैं जो कि कर्नाटक का है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, आईटी हब कहा जाता है, लेकिन इस जगह से करीब 200 किलोमीटर दूर कर्नाटक का हासन जिला भारत की हार्ट अटैक कैपिटल बनता जा रहा है। हासन में पिछले एक महीने में 20 से ज्यादा लोगों की मौत अचानक आए हार्ट अटैक से हुई है और मरने वालों में ज्यादातर लोगों की उम्र 22 साल से 41 साल के बीच है और यह वही एज ग्रुप है जिसके बीच सडन हार्ट अटैक से मौत के मामले पूरे देश में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसके लिए केंद्र सरकार और कोविड की वैक्सीन को ही जिम्मेदार मानते हैं। सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वैक्सीन्स को जल्दबाजी में मंजूरी देना इन मौतों का कारण हो सकता है। अब बीजेपी सिद्धारमैया की इस सोच को विज्ञान के खिलाफ बता रही है, अवैज्ञानिक बता रही है। इस रिसर्च के निष्कर्ष आने के बाद ये उम्मीद है कि नई रिपोर्ट के बाद सिद्धारमैया जैसे कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक्स को जोड़ने वाले लोग जो हैं वो इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और उन्हें समझ में आएगा कि हार्ट अटैक और कोविड वैक्सीन के बीच में कोई सीधा रिश्ता, कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। अब युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक्स को रोकने का समाधान अभी भले ही किसी के पास ना हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब इस समस्या का समाधान भी एआई के पास आ जाएगा, क्योंकि कई मामलों में अब एआई डॉक्टर से भी बेहतर साबित हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा ही एआई टूल विकसित करने का दावा किया है जो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज डॉक्टरों से भी 4 गुना बेहतर तरीके से करने में समर्थ है। और इस एआई टूल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एआई डायग्नोस्टिक ऑर्केस्ट्रेटर, जिसे माइक्रोसॉफ्ट की एआई हेल्थ यूनिट ने विकसित किया है। और इस कंपनी का दावा है कि ये ऐसी जटिल और रहस्यमयी बीमारियों की पहचान करने और उनका समाधान ढूंढने में 85% तक सफल रहा, जिनका इलाज बड़े से बड़े अनुभवी से अनुभवी डॉक्टर्स भी आसानी से नहीं कर पाते। और इस एआई को ट्रेनिंग डेटा के तौर पर द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित कुछ ऐसे मुश्किल केसेस दिए गए जिनका समाधान, जिनका इलाज ढूंढने के लिए आमतौर पर अनुभवी डॉक्टर्स को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मरीज के कई तरह के टेस्ट पहले से करने होते हैं। कुल मिलाकर इस एआई टूल को मेडिकल साइंस के ऐसे 304 केस स्टडीज के जरिए ट्रेनिंग दी गई पहले, और फिर इसके लिए ओपन एआई, मेटा, ग्रॉक, गूगल एआई और डीप सीक जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर आधारित एआई टूल्स की मदद ली गई, जिसके बाद ये एआई 85% मामलों में बीमारी की सही पहचान और इसका इलाज ढूंढने में सफल रहा। इसकी तुलना में डॉक्टर सिर्फ 20% मामले ही सुलझाने में सफल रहे थे। यानी ये एआई टूल डॉक्टरों से 4 गुना बेहतर साबित हुआ और यह पारंपरिक इलाज की तुलना में काफी सस्ता भी है। तो वापस अगर हम कोविड के बारे में बात करें तो कोविड को लेकर अब तक की भारत में हुई सबसे बड़ी स्टडी के नतीजे आ चुके हैं और उस स्टडी में भी ये पता चला है कि कोविड वैक्सीन का हार्ट अटैक्स के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन इसमें आपके लिए क्या छुपा है? आपके लिए ये संदेश है कि कोविड के बाद से स्थितियां बहुत बदल गई हैं। कोविड के बाद से आपका शरीर बदल चुका है, आपके शरीर में कई बदलाव आ रहे हैं और जिसे हम कहते हैं कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, इन हार्ट अटैक्स के पीछे ये एक बड़ा कारण हो सकता है। अब जब आप जानते हैं कि आपके शरीर में 1 या 2 बार कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है तो आपको और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी जीवन शैली पर कहीं ज्यादा ध्यान देना होगा। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपके खाने पीने की जो आदतें हैं उनमें अब आपको सुधार करना पड़ेगा और आपको बहुत जल्दी बार बार अपने शरीर की टेस्टिंग करानी होगी। आपको परीक्षण कराने पड़ेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या अपने शरीर में आती है तो पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी से आपको फैसला लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। कोविड से पहले के दौर में और अब के दौर में फ़र्क ये है कि पहले लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर इतने जागरूक नहीं थे। शरीर में कोई दर्द कहीं पर हो रहा है, कोई और समस्या हो रही है तो बहुत सारे लोग पहले इंतज़ार करते रहते थे कई महीनों तक और उन्हें लगता था कि हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। कोविड के बाद जब कभी कुछ ऐसा होता था तो लोगों ने देखा कि कितने ही लोगों की ऐसे ही जान चली गई और उससे ये पता चला कि लोग
अपने लाइफस्टाइल पर जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाने पीने पर जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे लोगों को सबसे जल्दी सीखने की आवश्यकता है। इसलिए आप भी अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपके पूरे दिन की दिनचर्या क्या होती है, उस पर आप काम कीजिए। और ज़रा से भी अगर आपको कोई समस्या दिखाई देती है अपने शरीर में तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। फिलहाल हम आपको यही बता सकते हैं, क्योंकि जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कोविड वैक्सीन से कोई सीधा कनेक्शन निकलेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए कोविड वैक्सीन नहीं, लेकिन कोविड की जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, हो सकता है उससे आपके शरीर में ये बदलाव तेजी से आ रहे हो और कुछ नई बीमारियां पैदा हो रही हों, या आपके शरीर में पहले से कोई बीमारी अगर मौजूद है तो हो सकता है कि कोविड के बाद वो बीमारी और ज़्यादा विकराल रूप ले रही हो। आपके शरीर की बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही हो कोविड की वजह से। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीका के एक देश में पहुंचे हैं। इस देश का नाम है घाना। आज प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर दिल्ली से रवाना हुए हैं और 8 दिनों की उनकी ये यात्रा 9 जुलाई तक चलेगी। घाना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ट्रिनिडाड और टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया जाएंगे। और आज हम भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति में अफ्रीका के विकासशील और भारत के समर्थक देशों में एक घाना के महत्व को डिकोड करेंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का यह विशेष विमान घाना की राजधानी एक्रा में लैंड कर चुका है और एयरपोर्ट पर ही घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने होटल में पहुंच चुके हैं, जहां पर भारतीय मूल के लोगों की काफ़ी भीड़ मौजूद थी। इसके बाद रात में लगभग 11:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी और घाना के राष्ट्रपति के बीच एक आधिकारिक मुलाकात होगी और दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे और इसके बाद घाना के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक स्टेट डिनर का आयोजन करेंगे और कल प्रधानमंत्री मोदी घाना की पार्लियामेंट को भी संबोधित करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि दुनिया के नक्शे पर घाना कहाँ है। पहले तो आप ये जान लीजिए, घाना दिल्ली से करीब 8,500 किलोमीटर की दूरी पर अफ्रीका में है। घाना की कुल आबादी करीब 3.5 करोड़ है और भारत के 15 राज्यों में इससे ज़्यादा आबादी है। पहले तो आप देख लीजिए कि भारत और घाना दुनिया के नक्शे पर कहाँ पर हैं। लगभग
8,500 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। और केरल की आबादी हमारे देश में करीब 3 करोड़ 60 लाख है और घाना की जनसंख्या केरल से भी कम है। घाना की जनसंख्या है लगभग 3.44 करोड़। ये हमारे केरल राज्य के आबादी के बराबर है। घाना का क्षेत्रफल करीब 2,38,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, वर्ग किलोमीटर, और ये क्षेत्र लगभग उत्तर प्रदेश के बराबर है। पिछले 30 वर्षों में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली घाना यात्रा है और इससे पहले वर्ष 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव घाना के दौरे पर गए थे और यह पहला मौका है जब पश्चिमी अफ्रीका के किसी देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी की इस प्रकार की कोई द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। दुनिया के ज्यादातर राष्ट्र अफ्रीका के देशों को अनदेखा करते रहे हैं। खास तौर पर जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, सुपर पावर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो अफ्रीका की बहुत अनदेखी करते हैं। ये वो देश हैं, अफ्रीका के छोटे छोटे देश, जो बड़ी वैश्विक राजनीति का हिस्सा नहीं है। दुनिया की जो बड़ी पॉलिटिक्स है, जिसमें बड़े बड़े देश पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये देश उस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। यानी ये किसी भी सुपर पावर के ग्रुप में नहीं है, किसी के खेमे में नहीं है। ऐसे देशों को एक नाम दिया गया है और वो है ग्लोबल साउथ। इससे पहले इन देशों को कभी डेवलपिंग देश कहा जाता था, कभी विकासशील देश कहा जाता था, लेकिन अब इन्हें कहा जाता है ग्लोबल साउथ। और भारत इस समय ग्लोबल साउथ का एक ग्लोबल लीडर बन चुका है, क्योंकि हम दुनिया के अलग अलग मंचों पर इन छोटे छोटे देशों के मुद्दों के साथ साथ उनकी समस्याओं को उठाते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं और इन देशों की मदद करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बड़ी बात जो है वो ये है कि दुनिया के बड़े बड़े देश ग्लोबल साउथ के इन छोटे देशों की तरफ ध्यान नहीं देते, इन्हें महत्व नहीं देते। उन्हें लगता है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की घाना यात्रा के 3 बड़े मकसद हैं। पहली बात, भारत और घाना के बीच व्यापार और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ घाना से गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ाया जा सकता है, सोने का इंपोर्ट। दूसरा, घाना में एक वैक्सीन हब डेवलप करने पर फोकस रहेगा, भारत की मदद से यह वैक्सीन हब बनाया जाएगा। और तीसरी बात, कृषि और एनर्जी के साथ डिफेंस के सेक्टर में आपसी सहयोग को मजबूत किया जाएगा दोनों देशों के बीच। भारत और घाना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का साथ पहले भी देते रहे हैं। दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य रहे हैं, यानी घाना हमारा पुराना दोस्त और साथी है और घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। घाना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश है और यहाँ के कोको से दुनिया भर में चॉकलेट्स बनाई जाती हैं। दुनिया में कोको का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश, यानी जो नंबर 1 पर है, वो है आइवरी कोस्ट और घाना दूसरे नंबर पर है जो कोको बनाता है, जो चॉकलेट में इस्तेमाल होता है। सो चॉकलेट खाने के जो शौकीन हैं हमारे देश में लोग, हमारे दर्शक, वो ये जान लें कि ये चॉकलेट जो वो खाते हैं ये कहाँ से आती है। घाना दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर कोको के अलावा अपने सोने के भंडार के लिए है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने शायद कभी गोल्ड माइंस को देखा नहीं होगा। सोने की खदान कैसी होती है, खान कैसी होती है। घाना में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी गोल्ड माइंस मौजूद हैं और यहाँ सोने के इतने भंडार हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान इस देश का नाम द गोल्ड कोस्ट था, जिसका मतलब है सोने का तट। हालांकि वर्ष 1957 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद इस देश का नाम घाना रख दिया गया और इस समय घाना दुनिया में सोने का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 6ठे नंबर पर है सोने के उत्पादन में। वर्ष 2023 में भारत ने लगभग 7,800 करोड़ रुपए में करीब 15,800 किलोग्राम गोल्ड घाना से खरीदा था और इतना सोना इंपोर्ट किए जाने की वजह से ही भारत इस समय घाना के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। भारत घाना से सोना खरीदता है, पेट्रोलियम लेता है, कोको लेता है और काजू सहित कई और सामान भी खरीदता है, जबकि घाना भारत से दवाइयाँ लेता है, कंस्ट्रक्शन का सामान लेता है, चावल और गाड़ियाँ सहित कई दूसरी चीज़ें घाना हमसे खरीदता है। और पिछले साल दोनों देशों के बीच करीब 26,500 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। अब सोचिए, वर्ष 2025 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा और घाना अफ्रीका में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
यानी इन दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने से दोनों को ही बड़ा फायदा है। घाना में भारतीय मूल के करीब 15,000 लोग रहते हैं और इनमें कई लोग तो ऐसे हैं जो वहां पर पिछले 70 वर्षों से रह रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी घाना में भारतीय समुदाय के इन लोगों से मिलेंगे और इन्हें संबोधित करेंगे। और भारतीयों की मदद से ही घाना अब अनाज के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी हम मदद कर रहे हैं। घाना हर साल करीब 3,400 करोड़ रुपए का गेहूं पूरी दुनिया से खरीदता है। अब भारतीय वैज्ञानिकों की मदद से गेहूं की एक ऐसी किस्म तैयार की जा रही है जिसे घाना में ही उपजाया जा सकेगा। यानी घाना में हरित क्रांति लाने के लिए भारत घाना की मदद कर रहा है। CSIR का 13 इंस्टीट्यूट्स है घाना में, उसमें CRI क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हम वीट रिसर्च किए थे। Though like 2 years of research, we have tested about 326 varieties and shortlisted variety and we have announced the wheat. वीट नहीं होता तो क्या होता था यहाँ पे? मतलब हम लोग क्या, आपके लोग क्या खाते थे? Yeah, here you have all the millets. Maize is there. Maize ज़्यादा था, and there was rice, local rice varieties भी there. Wheat तो they were importing about $200 million का import. भारत और घाना के बीच हमेशा से दोस्ती का एक संबंध बना हुआ है। आपको याद होगा, इससे पहले कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने घाना को 6 लाख कोविड वैक्सीन्स दी थी, उनकी डोज दी थी। और आपको याद होगा, उस समय दुनिया में बहुत कम देश ऐसे थे जो दूसरे और छोटे देशों की मदद कर रहे थे कोविड के टाइम पर, और हमने घाना को उस समय कोविड की वैक्सीन यहां से भेजी थी। घाना के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। वर्ष 1957 में, यानी हमारी आज़ादी से 10 साल के बाद घाना को आज़ादी मिली थी और इससे भी भारत का सीधा संबंध है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर घाना के एक बड़े नेता ने भी ऐसे ही आज़ादी का आंदोलन शुरू किया था और घाना के इस नेता का नाम है क्वामे एन क्रूमा। इन्हें अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है और इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ वैसा ही शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया जैसा महात्मा गांधी ने भारत में अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ चलाया था। वर्ष 1950 में इन्होंने घाना में विदेशी शासन के खिलाफ हड़ताल की अपील की थी और तब उन्हें जेल में जाना पड़ा था और इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। और वर्ष 1957 में इनके नेतृत्व में घाना अफ्रीका का पहला देश बना जिसने ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की। अब सोचिए, वर्ष 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली और उसके 10 साल बाद ही 1957 में घाना को भी आज़ादी मिल गई। भारत और घाना के संबंध शुरुआत से ही दोस्ती के रहे हैं और दिल्ली के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में एक सड़क का नाम भी आज क्वामे एन क्रूमा के नाम पर रखा गया है। यह आप देख लीजिए, क्वामे एन क्रूमा मार्ग, ये दिल्ली में है आज, और घाना के इसी नेता के नाम पर इस सड़क का नाम रखा गया है। अब हम तिब्बत के बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चल रहे विवाद को डिकोड करेंगे। आज दलाई लामा ने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, नए दलाई लामा के चुनाव में चीन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और दूसरा, दलाई लामा की संस्था ही उनके उत्तराधिकारी का चयन करेगी और यह संस्था हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मौजूद है, यानी नया दलाई लामा भारत में रहते हुए ही चुना जाएगा। बौद्ध धर्म गुरु और 14वें दलाई लामा 6 जुलाई को 90 वर्ष के हो जाएंगे। पिछले कई वर्षों से उनके उत्तराधिकारी यानी 15वें दलाई लामा को चुनने की बातें चल रही हैं, जिसे दलाई लामा का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। आज दलाई लामा ने यह साफ कर दिया है कि उनके देहांत के बाद उनके उत्तराधिकारी का चुनाव भी तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपराओं के अनुसार होगा। और यह पहला मौका है जब दलाई लामा ने खुद अपने उत्तराधिकारी को चुनने की परंपरा को लेकर एक साफ स्पष्ट बयान दिया है, जो चीन को बहुत बुरा लगेगा। तिब्बत और वहां मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दलाई लामा ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके उत्तराधिकारी के चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी, और अगर चीन ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलाई लामा के इस बयान पर चीन के विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया है। चीन के मुताबिक दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया में चीन के धार्मिक अनुष्ठानों
और ऐतिहासिक परंपराओं के साथ कानूनों और नियमों का भी पालन करना होगा। 주로 미동 주미 니샤가 너가베 제 니지 러 기워 겨울 규칙 依法保护活佛转世这一传承方式。达赖喇嘛的转世必须坚持国内寻访、经评撤迁、中央政府批准的原则。 14वें दलाई लामा का पूरा नाम है दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो। दलाई लामा का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का सागर और तिब्बत के लोग इन्हें अपना संरक्षक मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि दलाई लामा के निधन के बाद उनका पुनर्जन्म होता है और वो फिर से एक बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, जिसकी खोज तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु करते हैं और इस प्रक्रिया के बाद उस बच्चे को ही अगला दलाई लामा चुन लिया जाता है। अब चीन ने कहा है कि दलाई लामा के पुनर्जन्म का चयन एक लॉटरी सिस्टम की मदद से होना चाहिए, यानी वो इसमें अपना दखल चाहता है। हालांकि दलाई लामा ने यह बता दिया है कि उनकी संस्था के अलावा किसी और को उनके उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा। दलाई लामा पहले यह बयान दे चुके हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके उत्तराधिकारी का जन्म चीन से बाहर हो चुका हो। इस समय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक धार्मिक सम्मेलन चल रहा है। वहां पर दुनिया भर से तिब्बती बौद्ध परंपरा के लामाओं के साथ साथ तिब्बत की संसद के सदस्य और दुनिया भर से तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधि हिस्सा लेने के लिए आए हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दलाई लामा के भक्त हैं। पश्चिमी देशों से भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हैं और इनके बीच दलाई लामा के इस बयान का मतलब यह है कि अब वो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में चीन की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलाई लामा की इस घोषणा से उन सभी अफवाहों और चर्चाओं पर रोक लग गई है जिसमें दावा किया गया था कि मौजूदा दलाई लामा के निधन के बाद चीन की सरकार खुद अपनी मर्जी से उनके उत्तराधिकारी को चुनेगी, यानी 15वें दलाई लामा की नियुक्ति चीन करेगा। नए दलाई लामा के चयन में चीन दखल देने की कोशिश क्यों कर रहा है, आज आपको यह भी समझना होगा। अब हम 1950 के दशक की कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को आपको दिखाने वाले हैं। अक्टूबर 1950 में चीन की सेना ने तिब्बत पर हमला किया और 1951 तक तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया। तिब्बत की जनता ने इसके खिलाफ बगावत की और तब चीन की सेना ने बेरहमी से उस संघर्ष को कुचल दिया। चीन के सैनिकों ने तिब्बत के बौद्ध मठों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया, जला दिया, तोड़फोड़ की और इन मठों के बौद्ध भिक्षुओं ने चीन के कब्जे का तब काफी विरोध किया और तब इन भिक्षुओं को भी आत्मसमर्पण करने के लिए वहां की सेना ने मजबूर कर दिया। इस कब्जे के बाद तिब्बत की राजधानी लासा में चीन का झंडा फहराया गया और वर्ष 1959 में तिब्बत के लोगों ने एक बार फिर से एकजुट होकर चीन का मुकाबला किया, चीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन इस विद्रोह को भी चीन की सेना ने निर्ममता से दबा दिया और कुचल दिया। आज हम आपको बहुत दुर्लभ तस्वीरें उस जमाने की दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको आमतौर पर देखने के लिए मिलेंगी नहीं, लेकिन ये उस जमाने की तस्वीरें हैं। सोचिए कि चीन की सेना, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी लोगों को आज़ाद करने वाली सेना कहते हैं, उसने ही तिब्बत पर कब्जा कर लिया। दुनिया के बड़े बड़े देश कुछ नहीं कर पाए, चुपचाप देखते रहे और मार्च 1959 तक लासा में यह अफवाह फैल चुकी थी कि 14वें दलाई लामा की जिंदगी अब खतरे में है और चीन की सेना उन्हें कभी भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तब दलाई लामा ने एक सैनिक जैसा वेश बनाकर अपने सलाहकारों और बॉडीगार्ड्स के साथ लासा छोड़ दिया और उन्होंने जानलेवा खतरा उठाकर पैदल ही हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते करते वो चीन के सैनिकों से बचते बचते
रात भर यात्राएं करते थे, रात भर चलते रहते थे और कुछ समय के बाद दलाई लामा सही सलामत भारत के अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए और उन्होंने भारत में आकर शरण ले ली। और जब तक उनके सुरक्षित भारत पहुंचने की खबरें नहीं आईं, तब तक यही माना जा रहा था कि शायद चीन में उनकी हत्या कर दी गई है। उस समय अमेरिका की मशहूर मैगजीन टाइम ने दलाई लामा की इस कहानी को अपने कवर पेज पर जगह दी थी। ये उस जमाने की टाइम मैगजीन का कवर पेज हम दिखा रहे हैं। अप्रैल 1959 में प्रकाशित इस आर्टिकल का शीर्षक था द एस्केप दैट रॉक्ड द रेड्स, यानी वो पलायन, यानी जिसने चीन को हिला कर रख दिया। टाइम मैगजीन के मुताबिक तब ऐसी अफवाहें फैली कि बौद्ध भिक्षुओं की प्रार्थनाओं की वजह से धुंध और बादलों ने दलाई लामा को चीन की सेना की निगरानी से बचा लिया। उस समय भारत की सरकार ने उन्हें और तिब्बत के बाकी लोगों को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण दी और इस समय भी धर्मशाला से ही तिब्बत की निर्वासित सरकार चल रही है और आज भी दलाई लामा यहीं पर रहते हैं। इसलिए बड़ी बात यह है कि दलाई लामा भारत के हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला में है, यहीं से उनकी संस्था ऑपरेट करती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 6 जुलाई को उनका जन्मदिन है और उससे पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि चीन का दखल नहीं होगा अगले दलाई लामा को चुनने में, और दूसरा उनकी संस्था ही तय करेगी और ये सब कुछ वो करेंगे भारत की भूमि पर रहते हुए। इसलिए चीन के लिए बहुत बड़ा संदेश है और चीन जो है इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। अब हमारी अगली खबर देश के उन युवाओं के लिए है जो आज भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए खुशखबरी ये है कि अब उन्हें पहली नौकरी के साथ साथ सरकार से भी पैसा मिलेगा, यानी पहली नौकरी की तनख्वाह भी मिलेगी और सरकार से पैसा भी मिलेगा। तो बड़ी खबर यह है कि अब पहली नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार इंसेंटिव देगी और इसके लिए मोदी सरकार ने 99,446 करोड़ रुपए की एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी ELI स्कीम को मंजूरी दी है। देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए यह एक क्रांतिकारी पहल है, इसलिए हमें लगा कि हमारे देश के युवाओं को इस योजना के बारे में पता होना चाहिए, इससे उन्हें बहुत फायदा होगा। इस नई योजना के जरिए सरकार अगले 2 वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देना चाहती है, नौकरी देना चाहती है। अब सरल भाषा में इसे समझिए और आपका इसमें बड़ा फायदा है। पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार 1 महीने की सैलरी या अधिकतम 15,000 रुपए 2 किश्तों में देगी। मतलब अगर आपकी 1 महीने की सैलरी 50,000 रुपए है तो आपको 6 महीने बाद 50,000 रुपए की सैलरी के साथ सरकार से 7,500 रुपए की पहली किश्त भी आपको मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर आपको आपकी पहले सैलरी मिलेगी और उसके बाद आपको एक किश्त मिलेगी 7,500 की और दूसरी किश्त मिलेगी 7,500 की। अगर आपकी 1 साल की जो सैलरी है, अगर 6 लाख रुपए है तो ELI योजना के साथ अब आपको 6,15,000 रुपए मिलेंगे। जबकि नौकरी देने वाली कंपनियों को भी 3,000 रुपए तक प्रति महीना एक अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके लिए नौकरी देने वाली कंपनी का ELI स्कीम में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। पहली नौकरी पाने वाले कर्मचारी का EPFO यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इसके साथ ही उसकी 1 महीने की सैलरी 1 लाख रुपए या उससे कम होना जरूरी है। यानी अगर कोई कंपनी 20,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी के 10 लोगों को नौकरी पर रखती है तो उसे हर महीने सरकार की तरफ से 30,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा और इन सारी शर्तों के पूरे होने पर पहली बार नौकरी पाए कर्मचारी को 1 महीने की सैलरी या अधिकतम 15,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे। इस योजना का लाभ पहली बार नौकरी पाने वाले लगभग 1,92,00,000 कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन ये 15,000 रुपए नौकरी लगने के तुरंत बाद आपको नहीं मिलेंगे, ये 2 किश्तों में दिए जाएंगे। पहली किश्त नौकरी के 6 महीने पूरे होने पर मिलेगी और दूसरी 1 साल पूरे होने पर, और ये पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये पैसा सरकार तब देगी जब कर्मचारी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा कर चुका होगा। ये प्रोग्राम, जिसे हिंदी में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम कहते हैं, इसका उद्देश्य लोगों के पैसे को मैनेज करना और वित्तीय फैसले लेने के बारे में उन्हें जानकारी देना है। और ये कार्यक्रम लोगों को बजट बनाने, बचत करने, निवेश करने और लोन मैनेजमेंट जैसी चीजें सिखाता है।
केंद्र सरकार से मिलने वाले पैसे का कुछ हिस्सा आपके सेविंग अकाउंट में जमा होगा, जिसे बाद में कर्मचारी निकाल सकते हैं। और इस योजना से नौकरी देने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा। नौकरी देने वाली कंपनी को हर एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय के लिए हर महीने 3,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे। इसकी पहली शर्त यह है कि जिस कंपनी में 50 से कम लोग काम करते हैं वहां 2 कर्मचारी, और जहां 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं उस कंपनी को एक्स्ट्रा 5 लोगों को नौकरी पर रखना होगा। दूसरी शर्त यह है कि कंपनी जिन लोगों को नौकरी दे रही है उनका 6 महीने का प्रोविडेंट फंड बिना किसी ब्रेक के जमा कराना होगा। कंपनियों को इंसेंटिव कर्मचारी को दी जाने वाली सैलरी के आधार पर दिया जाएगा, और 10,000 रुपये तक की सैलरी देने वाली कंपनी को हर महीना 1,000 रुपये, 10 से 20,000 रुपये की सैलरी पर 2,000 रुपये और 20,000 से 1,00,000 रुपये तक की सैलरी पर 3,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से इस कंपनी को बतौर इंसेंटिव दिया जाएगा। और ये इंसेंटिव सीधे उनके पैन लिंक्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और कंपनियों को ये इंसेंटिव 2 साल तक मिलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इसे बढ़ाया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2024 और 25 के बजट में घोषित रोजगार पैकेज का हिस्सा होगी, और ELI योजना के माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य देश में रोजगार को बढ़ाना और उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, और हम आपसे मिलते हैं सिर्फ 1 मिनट के बाद, क्योंकि ये ब्रेक 1 मिनट का है और उसके बाद कुछ और नई खबरें देखिए। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। कल हमने आपको बताया था कि कैसे मुंबई में मस्जिदों के अजान को अब ऑनलाइन सुना जा सकेगा। लाउडस्पीकर के बढ़ते प्रदूषण की वजह से, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से अब मुंबई में मोबाइल ऐप्स के जरिए अजान लोग सुन सकते हैं। अब इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी आधुनिक सोच को अपनाते हुए नए नए कदम उठा रहे हैं। और अब एक ऐसी ही खबर कजाकिस्तान से आई है जहाँ की 70% आबादी मुस्लिम है। इसके बावजूद कजाकिस्तान ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के बाद अब कजाकिस्तान की महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब या नकाब नहीं पहन पाएंगी। सोशल मीडिया पर कजाकिस्तान के इस फैसले की बहुत चर्चा हो रही है। इस्लाम में महिलाओं के लिए हिजाब या नकाब पहनने की परंपरा रही है, और कजाकिस्तान एक मुस्लिम बाहुल देश होने के बावजूद इस पर पाबंदी लगा रहा है। कजाकिस्तान ने इस फैसले को देश की धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी बताया है, और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हिजाब और नकाब जैसे कपड़े उनकी संस्कृति से मेल नहीं खाते। वो चाहते हैं कि चेहरा ढकने वाले काले कपड़ों की बजाय ऐसे कपड़े पहने जाएं जो कजाकिस्तान की संस्कृति को दर्शाते हैं। कजाकिस्तान में हिजाब और नकाब जैसे कपड़ों पर पाबंदी लगाने पर लंबे समय से बहस चल रही थी, और यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों का भी मानना है कि हिजाब और नकाब से लोगों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा है। कजाकिस्तान में ये माना जा रहा है कि हिजाब और नकाब एक पुराने ज़माने का पहनावा है जिसे नए कट्टरपंथी लोग महिलाओं पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2023 में कजाकिस्तान ने स्कूलों में हिजाब और नकाब पहनने पर रोक लगा दी थी। कजाकिस्तान से पहले कुछ और देश जैसे तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी इस पर रोक लगा चुके हैं। कजाकिस्तान के इस फैसले से हमारे देश के उन सभी लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है जो हिजाब और नकाब को बड़ा मुद्दा बनाते हैं, इस पर विरोध प्रदर्शन करते हैं और हिजाब पहनने को लेकर अदालत तक चले जाते हैं। अगर कजाकिस्तान जैसा मुस्लिम बहुल देश, जहाँ की 70% आबादी मुस्लिम है,
इस तरह के फैसले ले सकता है, तो फिर बाकी देश ये मॉडल क्यों नहीं अपना सकते और हमारे ही देश में जो लोग हैं वो इस प्रकार के आधुनिक सोच को क्यों नहीं अपना सकते। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर है। न्यूयॉर्क में 123 अरबपति रहते हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 64.5 लाख करोड़ रुपए की है। हर साल की तरह 2025 में भी फोर्ब्स ने अपनी सालाना वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट जारी की है और इसमें दुनिया के सबसे अमीर लोगों को शामिल किया गया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 800 से ज्यादा शहरों में कुल 3028 अरबपति रहते हैं। पिछले 12 साल में न्यूयॉर्क ही वर्ल्ड्स बिलियनियर्स की रेस में सबसे ऊपर है। 2021 में बीजिंग ने अमीरी की इस रेस में न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ दिया था। न्यूयॉर्क के 123 अरबपतियों में 68 फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट क्षेत्र के हैं, 13 रियल एस्टेट के हैं और 12 अरबपति फैशन और रिटेल बिजनेस के हैं। फोर्ब्स की इस लिस्ट में न्यूयॉर्क के बाद मॉस्को है, जहां 90 अरबपति रहते हैं। तीसरे नंबर पर हांगकांग है, जहां 72 अरबपति रहते हैं। चौथे नंबर पर लंदन है, जहां 71 अरबपति रहते हैं। पांचवें नंबर पर बीजिंग है, जहां 68 अरबपति हैं और छठे नंबर पर भारत का शहर मुंबई है, जहां 67 अरबपति रहते हैं और उनकी कुल संपत्ति 29,60,000 करोड़ रुपए है। सिंगापुर 7वें नंबर पर है, जहां 60 अरबपति रहते हैं और शंघाई और सैन फ्रांसिस्को के बीच टाई हो गया है, दोनों बराबरी पर हैं। दोनों की ही रैंक 8वीं है, क्योंकि इन दोनों ही शहरों में रहने वाले अरबपतियों की संख्या 58 है। 10वें स्थान पर लॉस एंजलिस है, जहां 56 अरबपति हैं और मुंबई इस बार 2 स्थान नीचे खिसक गया है। 2024 की लिस्ट में मुंबई का स्थान चौथा था, लेकिन इस बार मुंबई का स्थान नीचे खिसककर छठे नंबर पर आ गया है। अब आखिर में आज की कहानी। आज की कहानी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की है, जिसका नाम है टैनर मार्टिन। टैनर मार्टिन सिर्फ 30 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुस्कुराते हुए और अपनी आखिरी लम्हों का वीडियो बनाते हुए और लोगों को यह बताते हुए कि जब किसी गंभीर और लाइलाज बीमारी का पता चले तो उस समय डर कर हथियार डालने का नहीं, बल्कि मौत की आंख में आंख डालकर मुस्कुराने का है। उन्होंने अपने आखिरी वीडियो में कहा कि जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। यानी अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि मृत्यु के सच को जिंदा दिली के साथ स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौत डरावनी है, लेकिन ये एक रोमांच की तरह भी है और वो अपनी मृत्यु के लिए इसलिए रोमांचित हैं क्योंकि इससे उन्हें मौत के बाद का अनुभव जानने को मिलेगा। वो जानना चाहते हैं कि मौत के बाद क्या होगा और वो इसके लिए रोमांचित हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्तों और परिवार के उन लोगों से भी मिलना चाहते हैं जिनकी पहले मृत्यु हो चुकी है, इसलिए भी वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद वो अपने पुराने दोस्तों से और रिश्तेदारों से मिलेंगे। Hey, it's me, Tanner. If you're watching this, I am dead. I decided to make this video announcing my death because I saw someone did that like a year or so ago, and I think it's a good opportunity to get all your thoughts out, and then also you can be thoughtful about what your spouse or your partner might need. But you guys, seriously, thank you for all that you did for me while I was here, and all the support and love that you showed me and my little family. You guys, life was awesome. I really enjoyed it while I was here. Death is scary, but it's also like a new adventure, you know? And I'm kind of excited for it a little bit. But not in like, you know, I want to kill myself or anything, but just I'm excited to see what the experience is like, and hopefully it's good. But I love you guys, and seriously, thanks again for all your support and helping to make the last few years of my life here on earth like fun and enjoyable and helping me be comfortable. 30 साल के टैनर मार्टिन अमेरिका के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर लाखों लोग फॉलो करते थे। नवंबर 2020 में उन्हें पता चला कि उन्हें पेट का कैंसर है, जो स्टेज 4 तक पहुंच चुका है। फरवरी 2023 में, यानी 3 साल के बाद, डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि अब उनके इस कैंसर का इलाज संभव नहीं है, अब
मृत्यु निश्चित है और मृत्यु बहुत करीब है। इसके बाद अप्रैल 2023 से ही उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर कैंसर के साथ अपने संघर्ष की यात्रा को शेयर करना शुरू किया। लोगों को इस बीमारी को लेकर जागरूक किया, इसका कैसे इलाज कराएं, कैसे भावनात्मक रूप से मजबूत रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मृत्यु की तैयारी कैसे करें, ये उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों को बताना शुरू किया। और इसी बीच टैनर की पत्नी ने एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया। उन्होंने अपने आखिरी कुछ वीडियोस में अपनी बेटी के जन्म की कहानी और फादर्स डे पर अपनी बेटी के साथ गुजारे समय की कहानी को भी लोगों के साथ शेयर किया। और उन्होंने अपने आखिरी वीडियो में लोगों से अपनी बेटी और पत्नी के लिए फंड रेज करने की अपील की, ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी और पत्नी का जीवन बिना किसी परेशानी के चलता रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस वीडियो को 80 लाख से भी ज़्यादा बार देखा गया है और अब तक लोगों ने मिलकर इनके परिवार के लिए 5 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए जुटा लिए हैं। उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए और मृत्यु को गले लगाने की तैयारी करते हुए ऐसे तमाम वीडियोस बनाए हैं जो सिर्फ ऐसी बीमारियों से संघर्ष कर रहे लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि मृत्यु के डर से हर समय खौफ में जीवन जीने वाले शारीरिक रूप से स्वस्थ लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। तो आज आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में लोग जिंदगी से प्यार करते हैं और मौत से डरते हैं। हर व्यक्ति का सबसे बड़ा डर यही रहता है कि एक दिन मौत आएगी। सब जानते हैं कि मौत तो ज़रूर आएगी, लेकिन लोग उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को ये बता कर गया है कि मौत से डरना नहीं चाहिए, मौत को गले लगाना चाहिए। मौत एक ऐसा सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता और मौत को लेकर भी कोई रोमांचित हो सकता है, मौत को लेकर भी कोई खुश हो सकता है और कोई सोच सकता है कि मौत के बाद का जो अनुभव आने वाला है वो उसे लेकर खुश है और रोमांचित है। इसलिए मृत्यु को लेकर आपके मन में जो विचार हैं, इस वीडियो को देखकर आप उन विचारों को आज बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करते हैं, अपने जीवन का जश्न मनाते हैं, लेकिन जब मृत्यु की बात आती है तो उदास हो जाते हैं। लेकिन ये वीडियो और ये व्यक्ति आपको ये बता कर गया है कि आप अपनी मौत को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद 3 मिनट के बाद हम जल्दी से आपसे फिर मिलते हैं। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा
तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डी कोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल होता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इसे देखकर लोगों का चरित्र मैला हो जाता है। नमस्कार।